हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी डीप डाइव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी ये जो इकोनॉमी की सीरीज़ है, यहाँ पर हम मृणाल सर के जो नोट्स हैं, जो सर के लेंदी कॉम्पाइलेशन है, उसको ही कॉन्साइज वे में कंप्लीट करने वाले हैं। एंड इसमें हम पिलर 1A1 मनी को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। And today we are going to cover pillar 1A2 monetary policy. So before starting monetary policy, first understand one thing, that this topic constitute a very important section of economy. Right? Very important. Because strictly from monetary policy, around one or two questions are usually asked by UPSC, and when we include current affairs, then this area contributes around 3 to 4 question. राइट, 3 to 4 क्वेश्चन। अब बात आती है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले हमारे स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक से हमारे 1 और 2 क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक्स लाइक रेपो, रिवर्स रेपो, CRR, SLR, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एंड जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है वो आएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। राइट, तो उसके लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स को अच्छे से करना है। तो बेसिकली हमें यहाँ से क्या पता लगता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये एक हाई रिटर्न टॉपिक है। राइट, जैसे अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो देखो, यहाँ पर हमारे 20 पेजेस में हम क्या करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट पिलर 1A2 को हम सिर्फ 20 पेजेस में कंप्लीट करने वाले हैं। राइट, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री करते हैं या आर्ट एंड कल्चर करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप एक कंप्लीट बुक भी पढ़ लेते हैं ना तो भी आप बहुत अनसर्टेनिटी होती है। पता नहीं होता कि क्वेश्चन आएगा भी या नहीं आएगा, मतलब ROI ना बहुत उसका लो होता है। बट यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि अगर आपने इस टॉपिक को कंप्लीट किया, ठीक है, ओनली 20 पेजेस, तो आप शॉर्ट यहाँ से 1 और 2 क्वेश्चन तो डायरेक्टली यहाँ से आपके आ ही जाएंगे। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप PYQ देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, है ना। हमेशा UPSC ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि लाइक मनी मल्टीप्लायर, CRR, रेपो, रिवर्स रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से इजी क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ईजिली स्कोर कर सकते हैं। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक 1, दैट इज लिक्विडिटी। राइट, सो लिक्विडिटी क्या है कि हाउ इजीली यू कैन कन्वर्ट योर एसेट इनटू कैश। ठीक है, कितना इजीली आप अपने एसेट को, अब यहाँ पे एसेट क्या है, आपका गोल्ड हो सकता है, आपकी कार हो सकती है, आपका हाउस हो सकता है। राइट, तो ये सब क्या है, आपका एसेट है। तो कितना इजीली आप अपने एसेट को क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, यही क्या होता है, लिक्विडिटी होती है। बट ये हर सिचुएशन में सेम नहीं होगा, इसलिए लिक्विडिटी क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास क्या है, 1,000 का कैश है। ठीक है, आपके पास क्या है, 1,000 का कैश है। आप सबको पता है कि भाई जो सबसे ज़्यादा लिक्विड तो क्या हमारा कैश है। क्यों? क्योंकि ईजिली आप क्या कर सकते हो, कैश को ट्रांजैक्शन में यूज़ कर सकते हो। तो कैश कैसा हमारा सुपर लिक्विड है। ठीक है, अब मान लो आपके पास क्या है, गोल्ड नेकलेस है। ठीक है, गोल्ड का नेकलेस है। अब ये जो गोल्ड नेकलेस है, अगर आपको इसको कैश में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको ज्वेलर के पास जाना होगा। तो हालांकि ज्वेलर आपके जो गोल्ड है, गोल्ड नेकलेस है, इसको ईजिली कैश में कन्वर्ट कर देगा, बट स्टिल ये जो गोल्ड नेकलेस है इसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू कैश, मतलब कैश से तो थोड़ा कम लिक्विड है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ मान लेते हैं, हमारे पास क्या है, कार है। अब ये जो कार है, हमें इसको बेचना है। तो इस कार को बेचने के लिए जो आपको बायर चाहिए होगा, वो उसको ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि ईजिली आपको बायर मिल जाएगा। जैसा कि गोल्ड के केस में था, आप ज्वेलर के पास गए और उसने क्या किया, आपके ईजिली आपकी ज्वेलरी को खरीद लिया। बट कार के केस में ऐसा नहीं होगा। कार में कार को अगर आपको बेचना है तो यहाँ पे बायर को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। मे बी हो सकता है 1 दिन में आपकी कार सेल हो जाए, हो सकता है 2 दिन, हो सकता है 1 महीना, और हो सकता है 1 साल में भी ना हो, है ना। तो ये कैसा है, ये थोड़ा कम लिक्विड है। ठीक है, क्योंकि इसको कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। राइट, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि भाई सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या था, हमारा कैश था। उसके बाद क्या था, हमारा गोल्ड का नेकलेस था। ठीक है, और उसके बाद क्या था, हमारी कार थी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से समझ आता है कंपेयर करके कि सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या है, कैश, उसके बाद हमारा गोल्ड, और उसके बाद सबसे कम लिक्विड क्या है, कार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, क्योंकि ये एसेट से एसेट चेंज हो जा रही है। यहाँ पे हमारा एसेट क्या था, गोल्ड, तो यहाँ पे थोड़ी कैश के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ी कम लिक्विडिटी थी। कार के केस में क्या था, एसेट चेंज हुआ, लिक्विडिटी चेंज हो गई। ठीक है,
तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो लिक्विडिटी है ना, ये क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है, क्योंकि इसका लेवल किस एसेट की बात हो रही है, किस मार्केट कंडीशन में हो रही है और किस टाइम पे हो रही है, ठीक है, इनके हिसाब से क्या होती है, बदल जाती है। तो यानी लिक्विडिटी क्या है, ऑलवेज वर्क्स इन कंपैरिजन, ठीक है, कंपेयर करके देखा ना, जैसे हमने एग्जांपल में कि भाई हमने कंपेयर किया ना, कैश फिर गोल्ड फिर कार को हमने क्या किया, हमने कंपेयर किया था वहाँ पे। तो वही चीज़ है कंपैरिजन, नॉट एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। अब फिर आता है हमारा, देखो अब ये कुछ हाई लिक्विड एसिड हैं, ये कुछ रिलेटिव लिक्विड एसिड हैं, इनको क्या करना है, आपको याद रखना है, किसके लिए, एमसीक्यू के लिए, ठीक है। अब ये जो हाई लिक्विड एसिड होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि बायर ना यहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है। जैसे हमने गोल्ड के केस में देखा था कि भाई गोल्ड को अगर आपको कैश में कन्वर्ट करना है तो आप इजीली ज्वेलर के पास जाओ, वो क्या करेगा, इजीली आपके गोल्ड को कैश में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली हमारा ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और टी बिल्स होते हैं, अब देखो इसको ना हम अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट अभी आप इतना समझ लो कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और टी बिल्स होते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है कि सरकार की मतलब गवर्नमेंट की गारंटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली क्योंकि ट्रस्ट होता है लोगों का, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको इजीली खरीद लेंगे। सिमिलरली शेयर या बॉन्ड ऑफ रेप्यूटेड कंपनी, जैसे अंबानी अडानी जी की कंपनी है, तो भाई इनके जो शेयर हैं वो तो सबको पता है कि भाई प्रॉफिट बनेगा कल को जाके, तो हर कोई इसको क्या करेगा, खरीद लेगा। तो यहाँ पे बायर क्या होता है, इजीली अवेलेबल होता है, किसके केस में, हाई लिक्विड एसिड के केस में, ठीक है। तो अब रटना नहीं है, बस इतना समझ लो, अगर एमसीक्यू में आता है तो आपको बस ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना है कि भाई हाँ, यहाँ पे बायर इजीली अवेलेबल है गोल्ड के केस में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के शेयर बॉन्ड ऑफ रेप्यूटेड कंपनी। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर एमसीक्यू में ऐसा आ जाए कि भाई जो वो था ना माल्या, तो माल्या की कंपनी का शेयर, तो भाई ऑब्वियस सी बात उसको कौन ही खरीदेगा, सबको पता है कि यहाँ प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, तो वो कैसा हो जाएगा, वो रिलेटिव लिक्विड एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे हाई लिक्विड एसिड में क्या है, बायर इजीली अवेलेबल रहेगा। अब ये जो रिलेटिव लिक्विड एसिड है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, डिफिकल्ट टू फाइंड बायर, यहाँ पे जो बायर है ना वो इजीली नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल घर, अब आपको पता है कि भाई घर अगर किसी को बेचना है तो ऐसा तो नहीं होता ना कि इजीली आपको बायर मिल जाएगा, ठीक है, हो सकता है 1 दिन में 2 दिन में, काफ़ी टाइम लग जाएगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। रियल इस्टेट, पेंटिंग, अब पेंटिंग हर कोई नहीं खरीदेगा, स्कल्पचर हर कोई नहीं खरीदेगा, तो ये सारे कैसे हमारे रिलेटिव लिक्विड एसिड। तो बस आपको 2 शब्दों में क्या याद रखना है, जो रिलेटिव लिक्विड एसिड होते हैं वहाँ पे बायर इजीली मिल जाएगा, तो आप ऐसे एमसीक्यू सॉल्व कर लेना। और रिलेटिव लिक्विड एसिड के केस में क्या होता है, यहाँ पे डिफिकल्ट होता है बायर को फाइंड करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि आरबीआई का लिक्विडिटी इंजेक्शन इन द मार्केट, कि जो आरबीआई है वो मार्केट में लिक्विडिटी को कैसे इंजेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो आरबीआई को अगर मार्केट में पैसा डालना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहला लोन देगा एसबीआई को। एसबीआई यहाँ पे मतलब हम बैंकों की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आरबीआई डायरेक्टली तो लोन नहीं देता कस्टमर को, आरबीआई डायरेक्टली लोन नहीं देता, तो आरबीआई क्या करता है, लोन देता है बैंकों को, जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई। अब ये जो बैंक है ये क्या करेगा, आगे लोन देगा कस्टमर को, ठीक है। तो दैट्स हाउ आरबीआई क्या करता है, इंजेक्ट करता है लिक्विडिटी को मार्केट में, ठीक है। तो आरबीआई जितना जल्दी लोन देगा बैंक को, बैंक उतना जल्दी आगे लोन देंगे कस्टमर को, दैट्स हाउ आरबीआई क्या करता है, इंजेक्ट कर रहा मनी को, ठीक है। अब तो इफ़ आरबीआई इंक्रीज मनी सप्लाई, तो लिक्विडिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब कभी भी जब भी आरबीआई क्या करेगा, मनी सप्लाई को मार्केट में इंक्रीज करेगा, ठीक है, मतलब पैसे को बढ़ाएगा मार्केट में, तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है मनी सप्लाई और लिक्विडिटी में, ठीक है। तो देखो मनी सप्लाई क्या है, इकोनॉमी में टोटल पैसा कितना है, ठीक है, इकोनॉमी में टोटल पैसा कितना है, कैश डिपॉजिट सब कुछ मिला के जो मार्केट में टोटल पैसा है, ये क्या होता है, मनी सप्लाई होता है। अब देखो इसको हम मेजर करते हैं M1 M2 M3 M4, ये सब हम अभी पढ़ेंगे बट आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये M1 M2 M3 M4 से हम क्या करते हैं, इसको मनी सप्लाई को मेजर करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी में टोटल पैसा कितना है, ये क्या है, हमारा मनी सप्लाई है। और लिक्विडिटी क्या बताता है, लिक्विडिटी बताता है कि पैसा कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये जो पैसा है ये कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है, ये क्या होता है, हमारा लिक्विडिटी होता है, ठीक है, लिक्विडिटी होता है। तो ये एसेट को या फिर आप अपने एसेट को कितना जल्दी कैश में चेंज कर सकते हो, ये लिक्विडिटी होता है। तो बेसिकली ये मनी सप्लाई और लिक्विडिटी क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मनी सप्लाई क्या होता है कि इकोनॉमी में टोटल पैसा कितना है, ठीक है, और लिक्विडिटी क्या होता है कि भाई वो जो पैसा है वो कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जब आरबीआई क्या करेगा, मनी सप्लाई को बढ़ाएगा तो होता है, तो लिक्विडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब देखो एक बुक है जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। ये बुक किसकी है, तो ये है जॉन मेनार्ड कीन्स की, ठीक है, इकोनॉमिस्ट हैं ये,
और इन्होंने अपनी बुक में एक दी है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी बताती है कि जो लोग हैं वो अपने पास कैश क्यों रखते हैं। ठीक है, तो वाई डू पीपल प्रिफर कैश। ठीक है, ये कौन बताता है, ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या बताती है कि पीपल वाई डू पीपल प्रिफर कैश, कि जो लोग हैं वो भाई कैश को क्यों प्रेफर कर रहे हैं। तो इस थ्योरी ने बताया कि इसका सबसे पहला रीज़न है ट्रांजैक्शन मोटिव। क्या मतलब कि जैसे देखो डे टू डे लाइफ में क्या होता है, हमें ट्रांजैक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, ब्रेड बटर मिल्क ये सब खरीदना है, तो ऑब्वियस सी बात है हम अपने पास क्रेडिट कार्ड तो रखेंगे नहीं, और ना ही हम उसको लाइक चेक से उसको पे करेंगे शॉप वाले को। तो हम क्या करते हैं, अपने पास कुछ पैसा रखते हैं कैश में, ताकि हम क्या करें उसको डे टू डे लाइफ की जो भी चीज़ें हैं, ब्रेड बटर या फिर छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस कैश को यूज़ कर सकते हैं। तो पहला क्या है, ट्रांजैक्शन मोटिव। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए एवरी सेलर विल नॉट एक्सेप्ट चेक, वही चीज़ कि भाई हम चेक में या फिर एटीएम से नहीं करेंगे, क्रेडिट कार्ड से नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने पास कैश रखेंगे ब्रेड बटर खरीदने के लिए। बेसिकली इतना याद रखो आप। ठीक है, अब दूसरा रीज़न है प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी सडन एक्सपेंडिचर आ सकता है, मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी पीपल क्या करते हैं, अपने पास कुछ कैश रखते हैं कि मान लो भाई कल को कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो हमारे पास एटलीस्ट कैश हो, क्योंकि हमें सबको पता है कि जो कैश है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो परफेक्टली लिक्विड तो हमारा कैश होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने पास कैश रखते हैं सडन एक्सपेंडिचर के लिए। तो इसको बोलते हैं हम प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है, अब तीसरा है हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव। यहाँ पे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अपने पास कुछ पैसा इसलिए भी रखते हैं ताकि क्योंकि उनको लगता है कि कल को जाके गोल्ड का, लैंड का, इसका प्राइस कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको खरीद लेंगे। इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, तो अब देखो हम लोग रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा कि भाई जो लाइक पीपल, वाई डू पीपल प्रिफर कैश, कि जो लोग हैं वो अपने पास कैश क्यों रखते हैं। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बोलती है कि भाई 3 वजह से जो है लोग अपने पास कैश रखते हैं। सबसे पहला क्या है कि ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक है, क्या है, ट्रांजैक्शन मोटिव। क्यों, क्योंकि भाई डे टू डे लाइफ के लिए लोगों को क्या करना है, लाइक डे टू डे लाइफ के लिए लोगों को ट्रांजैक्शन के लिए पैसा रखना है, ब्रेड बटर ये सब खरीदना है, तो इसलिए अपने पास कैश रखेंगे। दूसरा था प्रिकॉशनरी मोटिव, मतलब सडन एक्सपेंडिचर कोई आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना आ गया था, है ना, तो उसके लिए अपने पास कुछ रखेंगे। तीसरा है हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव, कि भाई कल को गोल्ड के या लैंड के प्राइस कम हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको खरीद लेंगे। तो ये 3 वजह से लोग जो है अपने पास कैश रखते हैं। बट अब देखो, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसने कुछ अलग ही फॉर्मूला दिया है। वो बोलते हैं कि भाई जो टोटल डिमांड ऑफ मनी है ना, वो सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से होती है, एक है ट्रांजैक्शन डिमांड, दूसरी है स्पेकुलेटिव डिमांड। एनसीईआरटी नॉट मेंशन प्रिकॉशनरी डिमांड। ठीक है, तो ये क्या करना है, आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि जो एनसीईआरटी है, अब क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो यूपीएससी है वो तो एनसीईआरटी में जो दिया है उसको सही मानेगा ना, तो हमें ये वाला याद रखना है कि जो टोटल डिमांड ऑफ मनी होती है वो ट्रांजैक्शन डिमांड और स्पेकुलेटिव डिमांड की वजह से होती है। ठीक है, तो प्रिकॉशनरी डिमांड नहीं मेंशन है एनसीईआरटी में, ये क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि जो ट्रांजैक्शन डिमांड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन्फ्लेशन के। ठीक है, हाँ तो ठीक है, हमें पता है कि भाई पहले हम जो ब्रेड खरीद रहे थे वो 20 रुपये की आती थी। ठीक है, अब इस ब्रेड का प्राइस बढ़ के हो जाता है मान लो 25 रुपये, तो अब हमें 5 रुपये एक्स्ट्रा रखने हैं अपने ट्रांजैक्शन डिमांड के लिए। ठीक है, तो 5 रुपये एक्स्ट्रा रखने हैं, तो यानी इन्फ्लेशन बढ़ी, महंगाई बढ़ी, तो ट्रांजैक्शन डिमांड बढ़ गई। भाई पहले ब्रेड के लिए अपनी पॉकेट में मुझे 20 रुपये रखने थे, अब ब्रेड 25 रुपये की होगी, तो अब मुझे क्या करना है, 25 रुपये रखने हैं अपने पॉकेट में ब्रेड के लिए। तो यानी महंगाई बढ़ी तो ट्रांजैक्शन डिमांड भी बढ़ गई, तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यानी इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है, ट्रांजैक्शन डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट, जीडीपी इंक्रीज होती है तो भी ट्रांजैक्शन डिमांड बढ़ जाती है। कैसे, अब हमें पता है कि भाई जीडीपी जब बढ़ती है तो क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो यानी लोगों के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। अब लोगों के पास जब पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, इसको खर्च करेंगे। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो यानी जीडीपी बढ़ने से क्या होता है, ट्रांजैक्शन डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जीडीपी बढ़ती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं और रोज़ के काम के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, तो ट्रांजैक्शन डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी ट्रांजैक्शन डिमांड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जीडीपी के। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट, कि बैंक डिपॉजिट जो है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अब देखो बैंक डिपॉजिट जो है वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे डिमांड डिपॉजिट, दूसरे हमारे टाइम डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट को कैसे याद रखना है आपको, कासा से, कासा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। टाइम डिपॉजिट को कैसे याद रखना है, एफडी आरडी, तो फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है,
कि जो डिमांड डिपॉजिट है यहाँ पे क्या होता है, पैसा कभी भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आप कभी भी पैसा निकाल लो, बट यहाँ पे क्या होता है, आप पैसा कभी भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। यहाँ पे एक फिक्स टाइम के लिए आपको पैसा क्या होता है, बैंक के पास रखना होता है, और उससे पहले आप लाइक ईजिली नहीं, मतलब डिफ़िकल्ट होता है उसको निकालना, मतलब निकाल तो सकते हो बट यहाँ पे फिर आपको कुछ पेनल्टी लग जाती है, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हमारा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड टाइम डिपॉजिट का एग्जांपल क्या है भाई, हमारा फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो टाइम डिपॉजिट होता है, लोग क्या करते हैं, सेविंग्स के लिए यूज़ करते हैं, है ना, सेविंग्स के लिए क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हमें दो चीज़ें याद रखनी है, क्या कि जो डिमांड डिपॉजिट होता है, जब मांगो तब पैसा मिल जाएगा, ठीक है। बस ऐसे ही याद रखो कि डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, जब मांगो तब पैसा आप बैंक आपको दे देगी, और यहाँ पे क्या है कि भाई कुछ टाइम के बाद आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप पैसा निकालते हो तो कोई पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे अगर आपने अर्ली विड्रॉल कर लिया, मान लो अगर आपकी एफडी 1 साल की थी और आपने क्या किया, उसको 1 साल से पहले ही तोड़ा दिया, तो यहाँ पे फिर आपको कुछ विड्रॉ की पेनल्टी, अर्ली विड्रॉ की पेनल्टी लग जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि भाई यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट में क्या था, जब आप चाहो तब पैसा निकाल लो, तो यानी ये ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है। किससे, टाइम डिपॉजिट है, क्योंकि यहाँ पे तो जब चाहो तब नहीं निकाल सकते, कुछ लिमिट है, तो यानी ये ज़्यादा लिक्विड है इससे, ठीक है। चलो अब फिर आता है हमारा फिक्स डिपॉजिट, ये क्या है, तो देखो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, फॉर फिक्स टर्म, ये कुछ फिक्स टर्म के लिए होता है, जैसे 1 साल 2 साल, ठीक है ना, आपने भी कराया होगा कभी भी एफडी, आपके पेरेंट्स ने कराया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिक्स टाइम के लिए होता है। अब इंटरेस्ट आपको याद नहीं रखना, बस इतना पता है कि भाई फिक्स टाइम के लिए होता है, विल गेट पेनल्टी अर्ली विड्रॉल, अगर आपने जल्दी निकाल लिया पैसा तो आपको कुछ पेनल्टी पड़ जाएगी। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है, ये क्या है कि यूज्ड एज कोलेट्रल टू बोरो लोन। अब आपको पता है कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो क्या होता है कि बैंक के पास कुछ गिरवी रखना होता है, तो वो जो गिरवी रखना होता है ना, उसी को कोलेट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यानी अगर आप बैंक से लोन चाहिए आपको, तो आप फिक्स डिपॉजिट को एट कोलेट्रल की तरह आप क्या कर सकते हो, बैंक को दे सकते हो, ठीक है। फिर सेविंग अकाउंट, यहाँ पे क्या होता है कि लेस इंटरेस्ट मिलता है देन एफडी। अब ये तो ऑब्वियस है कि भाई एफडी में क्या है कि लाइक अगर बैंक आपका पैसा, एफडी में अगर आपका पैसा सेव होता है, तो बैंक क्या करता है, उस पैसे का यूज़ करता है दूसरों को लोन देने के लिए, तो बैंक क्या करता है, वहाँ से प्रॉफिट कमाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक आपको हाई इंटरेस्ट देगा उस पर। और सेविंग अकाउंट का पैसा तो आप जल्दी निकाल सकते हो, तो वहाँ पे कुछ थोड़ा कम इंटरेस्ट मिलेगा एफडी के कंपेरिजन में। देयर कैन बी विड्रॉल लिमिट, तो यहाँ पे क्या है, विड्रॉल लिमिट हो सकती है, कितनी होती है वो सब याद नहीं रखना, बट यहाँ पे विड्रॉल लिमिट हो सकती है। नेक्स्ट, अब अब आता है हमारा करंट अकाउंट, ठीक है। अब देखो करंट अकाउंट में क्या होता है कि 0% इंटरेस्ट रेट होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, ये जो करंट अकाउंट है ना, ये बिजनेस लोग, जो बिजनेस पर्सन हैं वो यूज़ करते हैं। तो अब ये अपना पैसा करोड़ों में रखेंगे, तो अब अगर बैंक इनको इंटरेस्ट देगी तो ऑब्वियसली बात है, बैंक का तो बहुत सारा पैसा चला जाएगा, तो बैंक क्या करती है, यहाँ पे 0% इंटरेस्ट देती है। यहाँ पे इनको कोई पेनल्टी नहीं लगती है, नो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट, यहाँ पे कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ये क्या कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि जब आपके अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बैंक से कुछ पैसा निकाल सकते हो और उसको खर्च कर सकते हो, और फिर कुछ टाइम के बाद वो पैसा प्लस इंटरेस्ट आप बैंक को वापस कर दो, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। तो ये करंट अकाउंट में पॉसिबल होता है। चलो अब नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। तो देखो किसी भी कंपनी के एसेट और लाइबिलिटीज़ का जो स्टेटमेंट है, ठीक है, किसी भी कंपनी के एसेट या लाइबिलिटी का जो स्टेटमेंट है उसको क्या बोलते हैं, हम बैलेंस शीट बोलते हैं, राइट। अब देखो, अब बात आती है कि ये जो एसेट है और लाइबिलिटी ये क्या है, ठीक है। तो देखो एसेट क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पैसा कमा कर दे रही हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में बेनिफिट या फिर इनकम दे, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ से बेसिकली पैसा आने का सोर्स, ठीक है, तो पैसा आने का सोर्स क्या होता है, हमारा एसेट होता है, ठीक है। फिर लाइबिलिटी क्या होती है, तो लाइबिलिटी होती है जो भी चीज़ जो आपकी पॉकेट से पैसा निकाल रही हो, ठीक है, या ऐसी जिम्मेदारी जिसमें फ्यूचर में से पैसा आपकी पॉकेट से जाएगा, ठीक है। तो जब इन पैसा जाएगा बाहर तो उसको क्या बोलते हैं हम, लाइबिलिटी। बेसिकली पैसा जाने का ऑब्लिगेशन क्या होता है, हमारा लाइबिलिटी होती है, और पैसा आने का सोर्स क्या है, एसेट है, ठीक है। अब फिर बात आती है कि जो कंपनी है उसके एसेट और लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो कंपनी के लिए एसेट क्या होगा, अब हमने क्या बोला, पैसा आने का सोर्स क्या है, एसेट है। तो अब किसी भी कंपनी के लिए उसका एसेट क्या होगा, तो कंपनी का एसेट हो सकता है उसकी फैक्ट्री, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री से वो इनकम जनरेट कर रहा है। मशीन भी क्या कर रही है, प्रोडक्ट बनाकर दे रही है, ठीक है। सिमिलरली लैंड भी क्या है, एसेट है, कल को या तो उसको बेच सकते हैं हम, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको रेंट पे दे सकते हैं। तो
तो वो भी क्या है, पैसा कमा कर दे रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो पैसा कमा कर दे रही है उसको क्या बोलते हैं, हम एसेट बोलते हैं। लाइबिलिटी क्या, जहाँ से पैसा जाएगा। तो जैसे कंपनी ने लोन ले रखा है तो वहाँ से क्या होगा, कल को जाके कंपनी को वो लोन को रीपे करना होगा, ठीक है, तो लोन टेकन, ठीक है, तो वो क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि भाई वापस करना है। वर्कर की सैलरी, यहाँ पर भी क्या है, पैसा जाने का ऑब्लिगेशन है, भाई वर्कर्स को सैलरी देनी है टाइम पे, ठीक है, तो पैसा पॉकेट से जाएगा, तो वो क्या है, हमारी लाइबिलिटी होगी कंपनी की, ठीक है। अब देखो, अभी जो एसेट है ये भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा टेंजिबल एसेट, दूसरे होते हैं इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट क्या होते हैं, तो एसेट दैट कैन बी सीन एंड टच, मतलब ऐसे एसेट जिसको हम देख भी सकते हैं और जिसको हम छू भी सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ठीक है। तो जैसे ये लैंड है, अब लैंड हमें दिखता भी है, ठीक है, और इसको हम छू सकते हैं, तो ये कैसा हो गया, टेंजिबल एसेट हो गया। सिमिलरली बिल्डिंग, बिल्डिंग हमें दिखती भी है और उसको हम छू सकते हैं, तो ये सारे क्या हैं, हमारे टेंजिबल एसेट हैं, ठीक है। तो जैसे फैक्ट्री, मशीन, ये दोनों हमें दिखते भी हैं और इसको हम छू सकते हैं, तो कैसे हैं, टेंजिबल एसेट हैं। अब इनटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं, एसेट दैट कैन नॉट बी सीन और टच बट हैव वैल्यू, मतलब ऐसे एसेट जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही जिसको हम छू सकते हैं, बट उसकी अपने आप में एक वैल्यू होती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल एसेट। जैसे फॉर एग्जांपल पेटेंट, अब पेटेंट हमें ऐसे दिखता तो नहीं ना कि हाँ भाई ये पेटेंट है, पेटेंट हमें दिखता नहीं है, ना ही हम उसको छू सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांड, तो ब्रांड हमें दिखता नहीं है, ठीक है, ना ही हम उसको छू सकते हैं, तो ये सारी चीज़ कैसे हो गए, हमारे इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से भी ना यूपीएससी ने एक पीवाईक्यू ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट वाला, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखा है, और ये जो बैंक का एसेट एंड लायबिलिटी है यहाँ से भी एक पीवाईक्यू पूछ रखा है, ठीक है। तो चलो फिर हम अब हमने देख लिया कंपनी के एसेट क्या होते हैं और कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है। एसेट क्या, जहाँ से पैसा आएगा, जैसे फैक्ट्री, मशीन, ये सारे कैसे हैं, टेंजिबल एसेट हैं। अब पेटेंट क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट हो गया, ठीक है। लायबिलिटी क्या है, जहाँ से भाई पैसा जाएगा पॉकेट से, तो जैसे लोन कल को रीपे करना है, वर्कर को सैलरी देनी है, यहाँ से भी पैसा क्या होगा, जेब से जाएगा, तो ये क्या हो गया, लायबिलिटी, ठीक है। अब बात आती है बैंक के एसेट और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो देखो, बैंक के केस में क्या होता है कि जो एसेट और लायबिलिटी है वो बिल्कुल अपोजिट होता है कंपनी की से, ठीक है। मतलब कंपनी के केस में जो कंपनी ने लोन ले रखे थे, लोन टेकन, ये क्या थे, लायबिलिटी थी। लेकिन बैंक के केस में जो लोन गिवन है ये क्या होते हैं, एसेट होते हैं, ठीक है। हमें लग सकता है ऐसा कि जो बैंक डिपॉजिट, मतलब जो बैंक के पास डिपॉजिट आते हैं कस्टमर्स के, वो बैंक का एसेट है, बस ऐसा होता नहीं है। जो डिपॉजिट्स आएंगे बैंक के पास वो बैंक की एसेट नहीं है, क्यों, तो लायबिलिटी का मतलब ही ये है कि कल को बैंक को क्या करना है, पैसा वापस करना है, कि मतलब वो क्या है भाई, मतलब एक ऑब्लिगेशन है पैसा जाने का, ठीक है। तो जो बैंक ने डिपॉजिट जमा कर रखा है वो कल को कस्टमर को वापस करना है, ठीक है, तो वो बैंक का एसेट नहीं हुआ, वो बैंक का हुआ लायबिलिटी, ठीक है। तो बैंक की लायबिलिटी क्या है, जो पैसा वापस करना है, क्या वापस करना है, डिपॉजिट, क्योंकि ये तो बैंक को वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, ये जो डिपॉजिट है ये भी दो टाइप के होते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने, कि एक होता है हमारा टाइम डिपॉजिट, एक होता है हमारे डिमांड डिपॉजिट। टाइम लाइब, अब तो हम इसको फिर यहाँ पे बोल सकते हैं कि टाइम लाइबिलिटी और डिमांड लाइबिलिटी। अब देखो, टाइम लाइबिलिटी मतलब कैसे, जहाँ पे कुछ टाइम लिमिट होगी कि इस समय के बाद ही कस्टमर जो है पैसा निकाल सकता है। जैसे एफडी, एफडी ऐसा तो नहीं है ना जब कस्टमर का मन करेगा वो तब आके पैसा निकाल लेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक टाइम लिमिट होती है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद आके आप जो है अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो टाइम लाइबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा, एफडी और आरडी, ठीक है। अब दूसरे हैं हमारे डिमांड लाइबिलिटी, यहाँ पे क्या है, जब कस्टमर का मन करेगा वो आके अपना पैसा निकाल सकता है, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। अनक्लेम डिपॉजिट, अब ये क्या होता है अनक्लेम डिपॉजिट, जैसे जब पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके अकाउंट में जो भी पैसा रहेगा, ठीक है, वो उसका नॉमिनी कभी भी आकर निकाल सकता है, तो उसको बोलते हैं अनक्लेम डिपॉजिट। तो ये भी कैसे होते हैं, डिमांड लाइबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरड्यू बैलेंस इन एफडी, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आपकी एफडी 1 ईयर की थी और अब आपकी एफडी को कंप्लीट हुए 1.5 ईयर हो गया है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी आपकी जो एफडी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब क्योंकि जो बैलेंस है वो ओवरड्यू है, तो आपका जब भी मन करे अब आकर यहाँ से पैसा निकाल लो, तो ये कैसा है, डिमांड लाइबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि जो डिमांड लाइबिलिटी वहाँ पे कस्टमर कभी भी आके पैसा निकाल सकता है, और यहाँ पे एक टाइम लिमिट है कि भाई 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या जब भी आपका वो टाइम पीरियड है, राइट। तो हमें यहाँ से क्या दिखता है कि जो डिमांड लाइबिलिटी है वो कैसी है, ज़्यादा लिक्विड है, मोर लिक्विड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हो, आप पैसा निकाल सकते हो। तो यानी जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो ज़्यादा लिक्विड होते हैं देन टाइम डिपॉजिट, ठीक है।
तो ये तो बात होगी हमारे बैंक के लाइबिलिटीज़ क्या है, उसके डिपॉजिट, क्योंकि जब कस्टमर का मन करेगा वो आके पैसा निकाल सकता है और बैंक को पैसा देना पड़ेगा, मतलब बैंक की पॉकेट से पैसा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे इसके लाइबिलिटीज। अब बात आती है कि बैंक का एसेट क्या है। तो देखो हमने क्या देखा था, एसेट की डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पैसा कमा कर दे रही हो वो क्या होता है, आपका एसेट होता है। तो बैंक के लिए बैंक का एसेट क्या है, बैंक ने जो लोन दिए हुए हैं कस्टमर्स को, ठीक है, क्योंकि बैंक पैसा कैसे कमाता है, बैंक पैसा कमाता है लोन देकर। वो क्या करता है, कस्टमर्स को लोन देता है और उससे जो इंटरेस्ट उसको मिलता है वो उसका प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यानी जो लोन गिवन है, क्योंकि ये क्या करेंगे, जनरेट करेंगे इनकम बैंक्स के लिए, भाई प्रॉफिट ले रहा है ना वो, इंटरेस्ट जो भी उसको मिल रहा है, तो बैंक ने जो लोन दे रखे हैं वो क्या है, उसके एसेट हैं। ठीक है, कल को जो कस्टमर ने लोन लिया है वो पैसा वापस करके जाएंगे कस्टमर, और विद इंटरेस्ट पैसा वापस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, बैंक के एसेट है। अब ये भी क्या है, हमारे एक PYQ है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि एसेट क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, कंपनी के एसेट क्या हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, एसेट के कितने टाइप्स हैं, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट कौन से, जो हमें दिखते हैं जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, इनटेंजिबल जो हमें दिखते नहीं, ना ही जिसको हम छू सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेटेंट, ब्रांड। टेंजिबल एसेट जैसे फैक्ट्री, मशीन, लैंड, ये सब हमें दिखता है, इसको हम छू भी सकते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की कि बैंक के क्या एसेट होते हैं, बैंक की क्या लाइबिलिटी होती हैं। अब बैंक की लाइबिलिटी क्या है, उसके डिपॉजिट, क्योंकि जो कस्टमर ने डिपॉजिट जमा कर रखा है बैंक में, वो जब उसका मन करेगा वो आके निकाल सकता है, मतलब बैंक की पॉकेट से पैसा जाएगा डिपॉजिट देते टाइम, तो वो क्या है, बैंक की लाइबिलिटी है। बैंक एसेट क्या है, जो बैंक ने लोन दे रखे हैं कस्टमर को, क्योंकि वो क्या करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे बैंक के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन ऑलरेडी UPSC ने पूछ चुके हैं। ठीक है, और मे बी इन फ्यूचर भी यहाँ से UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो आज का जो हमारा लेक्चर है हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो हमारा ये मेजर ऑफ मनी सप्लाई है ये डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।